ठीक है, तो 12वीं में ऐसी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और मतलब होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही होती है 11वीं में, बट वो सब खत्म हो जाती है 12वीं आते आते। ठीक है, तो अगर तुम पुरानी यादें, पुराना गम लेकर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा जीवन में। ठीक है, पुरानी गलतियों से सीखो, पुराने गम को बुलाओ, आगे नई शुरुआत करो, अच्छा होगा। ठीक है, खुद में पॉजिटिव बने रहो, अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। क्यों नहीं होगा? अपना क्वालिटी टाइम दो। अगर देखो सिंपल सी चीज है, अगर तुम ढंग से चीजों को अभी नहीं करोगे ना, आगे जाके तुमको रिग्रेट होगा। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो रिग्रेट करते हैं। ठीक है, वो अब रिग्रेट करते हैं कि शायद मैं यार 11वीं में अच्छे से पढ़ लिया होता तो कुछ अच्छा हो जाता। अगर कभी बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई किया होता है, किस्मत खराब होती है, पर वो कभी खुद को दोष नहीं दे सकते कि अगर मैं कर लेता तो हो जाता। कभी ये सुनने को ना मिले तुम्हारे मुंह से। ठीक है, ट्राई करो, बेस्ट दो, अच्छा होगा। बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, फिलहाल के लिए हम चर्चा करते हैं 12th के टॉपिक्स के बारे में कि हम 12th में पढ़ने क्या वाले हैं। और बहुत कुछ ऐसा डिस्कशन स्टार्टिंग में आज बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा जो डिस्कशन तुमको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, ना कोई करता है, ना कोई करने की कोशिश करता है, ना कोई जानने की कोशिश करता है। ठीक है, फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन जनरल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं इन फर्स्ट पार्ट ऑफ 12th सिलेबस। सेकेंड पार्ट में मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइक जो तुमने अभी 11th क्लास में पढ़ा, दैट वाज ऑल अबाउट न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटन ने कुछ चीज थ्योरी डेवलप किया, उस थ्योरी के बेसिस पे वॉट एवर वी आर हैविंग हियर उनको चीजों को समझते हैं। बट न्यूटन के बाद मैक्सवेल ने कुछ थ्योरी डेवलप की, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसको हम 12th में पढ़ते हैं। उसके बाद क्वांटम फिजिक्स के थ्रू मॉडर्न फिजिक्स आई है। पूरा क्वांटम फिजिक्स हम नहीं पढ़ रहे, मॉडर्न फिजिक्स जो अभी नई नई आई, मतलब जो न्यूटन ने डेवलप किया, मैक्सवेल ने डेवलप किया, उसके बाद हमारे पास क्वांटम थ्योरी आई, उसी को हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं कि ये लाइट कैसे निकल रही है, क्या प्रोसीजर है इसके निकलने का। ठीक है, लाइट पड़ती है तो क्या फिनोमेना होते हैं, एटम्स के बारे में समझते हैं, न्यूक्लियाई के बारे में समझते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में समझते हैं। पहला अपना फोकस रहेगा फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब पहला चैप्टर जैसे हमको बता रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, हम आज हमारा केवल इस पर चर्चा रहेगी, व्हाई इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैट्स। ये है क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इलेक्ट्रो क्यों यूज कर रहे हैं, स्टैट्स। इलेक्ट्रो कहीं ना कहीं मेरे को समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रो इज अ वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज। इलेक्ट्रॉन इज अ स्टैट्स, कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स से स्टैट्स से निकल के आया है कि दो वर्ड होते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट और डायनेमिक का मतलब होता है मूविंग, है ना। तो बेसिकली कहीं ना कहीं इस चैप्टर में चर्चा करेंगे कि जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट लेकर आता है। जैसे हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा कि अगर एक मास होता है तो अपने आसपास एक ऐसी दुनिया बनाता है कि उस दुनिया में अगर कोई मास एंटर कर जाए तो उस पर फोर्स लगाने स्टार्ट, उसको कुछ एनर्जी मिल जाती है, उसको कुछ एनर्जी। मैंने एक ऐसी दुनिया बनाई कि मेरे पास आसपास कुछ एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है। तुमको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, उस एनर्जी में कोई अगर बॉडी आ जाए तो उसको उतनी एनर्जी मिल जाती है, दैट वाज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। हाँ है ना। अब चर्चा करते हैं कि सबसे पहले कोई बताएगा मेरे को कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की चर्चा हम क्यों करते हैं? हमेशा हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से करंट आता है। व्हाट इज करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों करता है, जरूरत क्या होती है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। भाई चार्ज तो हमारे पास दो फंडामेंटल चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हम हमेशा इलेक्ट्रॉन की चर्चा क्यों करते हैं, उसको क्यों ऊपर दर्जा दे रखा है, कुछ स्पेशल है उसमें, इसीलिए उसको दर्जा दे रखा है। उसको थोड़ा समझेंगे। सबसे पहली चीज, हमारे ब्रह्मांड में 4 तरह के फोर्सेस हैं। मैंने पहले ही बताया था क्या, 4 तरह के फोर्सेस हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी चर्चा हम 11वीं में कर चुके हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स की चर्चा हम 12th में करते हैं सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन के बीच में लगता है, और
वीक न्यूक्लियर फोर्स रेडियो एक्टिव डिके के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, हम पढ़ेंगे। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, जो रेडियो एक्टिव डिके होता है, बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं तुम्हारे पीरियडिक टेबल में जो डिके करते हैं, मतलब वो एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में खुद ब खुद नेचुरली भी करता है और आर्टिफिशियली हम करा सकते हैं। नेचुरली डिके करता है, नेचुरली क्या करता है, डिके करता है। समझ में आया? वो डिके बहुत सारे तरह के डिके होते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके, है ना। तो ये जो डिके होते हैं रेडियो एक्टिव डिके किसकी वजह से होते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। ठीक है, फिलहाल के लिए अगेन इन यूनिवर्स वी आर हैविंग 4 फंडामेंटल फोर्सेस। फर्स्ट वन इज gravitational force, second one is electromagnetic force। ये कहीं ना कहीं चार्ज की वजह से ही आता है। चार्ज जब रेस्ट या मोशन में होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। क्यों लगता है इसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्जेस की वजह से लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लगता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव डीके। किसी को पता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है इसमें, सबसे ज्यादा वीक कौन है? वंडरवाल कहां से घुस गया? देख, वीक फोर्स है, इससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इससे स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं ये बीच वाले रीजन में आ जाता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आया? सबसे ज्यादा ये है स्ट्रॉन्ग, उससे कम ये है, उससे कम ये है, उससे कम ये अपन को पता होना चाहिए। अब थोड़ी चर्चा करते हैं एटम के बारे में। किसके बारे में? एटम के बारे में। तभी हमको समझ में आएगा कि हम हमेशा इलेक्ट्रॉन की चर्चा, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी करंट होगा, जब जब चार्ज फ्लो होगा तब तब करंट आएगा। डजंट मैटर दैट चार्ज इज पॉजिटिव और बट नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन की चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसको थोड़ा समझेंगे, इसको थोड़ा समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले चीजें आ जाती हैं एटम पर। एटम में क्या होता है अपन सबको पता है, एक न्यूक्लियस है जी, क्या है, और उसके आसपास कौन घूम रहा है। अब इस पर चर्चा करेंगे कि ये न्यूक्लियस कैसे बना, कैसे ये रहता है और इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं। बेसिकली क्या होता है, अपन ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगता है। चार्जेस के बीच में क्या लगता है? पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर सेम चार्जेस के बीच में रिपल्शन का फोर्स लगता है, और अपोजिट चार्जेस के बीच में, हाँ या ना, अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन। कोई मेरे को बता सकता है व्हाई दिस हैपेंस? अरे अपन सबने पढ़ा है कि सेम चार्ज करते हैं रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। व्हाई? नहीं पता किसी को? अरे नेचर में है क्या ऐसा? What is existing in nature because of which they are attracting and repelling? क्या है ऐसा नेचर में? हम हमेशा बोल देते हैं जो हमको समझ में नहीं आया नेचर की वजह से। भाई समझ तो लो, नेचर में ऐसा क्या है जो ये रिपल्शन और अट्रैक्शन अराइज कर रहा है? हाँ या ना, कुछ तो होगा। देखो, अपन बॉल को गिराते हैं तो बॉल किधर आता है? मैंने बोला था कि बॉडी की डायनेमिक्स को समझने के 2 मेथड होते हैं। कितने मेथड? पहला मेथड होता है फोर्स मेथड और दूसरा मेथड होता है एनर्जी मेथड। कौन सा मेथड? अब मैं बोला कि अगर बॉल नीचे आया तो 2 तरीके, या फिर तो बोल लो उस पर फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, या नीचे आया क्यों, उसके पास एक एनर्जी है, उसके पास एक, अगर वो छोड़ दोगे तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में। हाँ या ना? इन जनरल जब बॉडी नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कम होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है?
दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो हमेशा स्टेबल होना चाहती हैं। स्टेबल का मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन करना। स्प्रिंग को अगर मैं खींचता हूं, अगर स्प्रिंग को वापस वो नेचुरल लेंथ पे आना, क्योंकि वो उसी पॉइंट पे स्टेबल होगी, क्योंकि जब वो नेचुरल लेंथ अटेन करती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो। दैट इज मिनिमम इन द केस ऑफ स्प्रिंग, दैट इज मिनिमम इन द केस ऑफ। सिमिलरली जब मैं बॉल को ड्रॉप करूंगा तो हाइट इज डिक्रीजिंग, mgh इज डिक्रीजिंग, है ना, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी। तो हर जगह, हर केस में, हर बॉडी स्टेबल होना चाहती है। स्टेबल होने के लिए अपन ने पढ़ रखा है पोटेंशियल एनर्जी कर्व, है ना, मैंने पढ़ा था एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, आपने पढ़ा है ना, अपन ने पता है। हाँ, तो ऐसा कर पढ़ा था ना, ये बोला दिस इज द पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आसपास से मैक्सिमम है, आसपास से। और ये जो पॉइंट है हमारे, दीज आर द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, दीज आर द पॉइंट ऑफ, व्हाई? बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स ऑफ मिनिमम एनर्जी, कि अगर बॉडी यहां पर आएगा तो बढ़िया शांति से बैठ सकता है, अगर इधर उधर हिलाऊंगा तो क्या आएगा? वापस उसी पॉइंट पर। अरे हाँ है ना, नेचर में हमको दिखती है ये चीज। अगर मैं यहां पर बॉल रखूं और बॉल को धक्का दूं तो वापस नीचे आएगा, बॉल को ऊपर धक्का दूं वापस नीचे आएगा। ऐसा क्या है जो यहाँ पर नीचे आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हमको हर जगह ये चीज देखने को मिलती है कि जितनी भी चीजें हैं वो स्टेबल होना चाहती हैं, स्टेबल होने के लिए वो मोशन करती हैं। आया ना, मैं ऐसे बोल सकता हूं ये मोशन में क्यों आया? ये मोशन में इसलिए आया क्योंकि ये पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन करना चाहता था। समझ में आया? सेम सीन है हमारे पास चार्जेस के केस में, सेम सीन है चार्जेस के केस में। अब मैं बोला कि जब मैं पॉजिटिव चार्ज पास में लेकर आता हूं तो ऐसा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज जब पास में लेकर आता हूं तो ऐसा क्या होता है कि वो रिपल्शन का फोर्स लगाने लगता है। किसका फोर्स लगाने लगता है? बाद में लिख लेना थोड़ा सा, पहले सुन लो, ठीक है। जब मैं पॉजिटिव चार्ज पास में लेकर आता हूं तो रिपल्शन का फोर्स लगाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लेकर आता हूं तो अट्रैक्शन का फोर्स। होता क्या है कि जब मैं पॉजिटिव चार्ज पास में लेकर आता हूं तो आई एम इंक्रीजिंग द पॉजिटिव चार्ज कंसेंट्रेशन, आई एम इंक्रीजिंग द। सिमिलरली जब मैं नेगेटिव लेकर आया पास में, आई एम इंक्रीजिंग द नेगेटिव चार्ज कंसेंट्रेशन इन द सर्टेन रीजन। तो बेसिकली होता क्या है, न्यूट्रॉन पर कोई फोर्स लगता है क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? इसी वजह से वो स्टेबल होता है, उसको कोई खींच। समझ में आया? तो सिमिलरली जब मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर आता हूं तो भाई अगेन वी आर मूविंग अवे फ्रॉम न्यूट्रलिटी। क्या मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहा हूं तो न्यूट्रल की तरफ जा रहा हूं? क्या मैं न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहा हूं? नहीं, एक सर्टेन रीजन में न्यूट्रलिटी की तरफ मैं इंक्रीज कर रहा हूं चार्ज कंसंट्रेशन को। जब मैं दूर लेकर जाऊंगा तो घटाऊंगा। वी आर मूविंग टूवर्ड्स न्यूट्रलिटी जब मैं दूर लेके जाऊंगा। अगर पास लेके आऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव को तो आई एम मूविंग अवे फ्रॉम न्यूट्रलिटी। जब मैं अवे फ्रॉम न्यूट्रलिटी जा रहा हूं इसका मतलब आई एम मूविंग अवे फ्रॉम स्टेबिलिटी, अवे फ्रॉम। तो सिंपल सी चीज है, जब मैं पॉजिटिव चार्ज को लेकर आता हूं आई एम इंक्रीजिंग द चार्ज कंसंट्रेशन, आई एम मूविंग अवे फ्रॉम न्यूट्रलिटी। और जब मैं अवे फ्रॉम न्यूट्रलिटी पे जाऊंगा वो अनस्टेबल होते हैं। वो क्या होते हैं? स्टेबल होने के लिए वो बोलता है कि भाई दूर चला जा, मेरे को न्यूट्रल होना है। मेरे को क्या होना है? दूर भगा दिया। क्यों भगाया? वो चाहते हैं स्टेबल होना। क्या चाहते हैं? जब मैं पॉजिटिव नेगेटिव लेकर आता हूं तो आई एम मूविंग टुवर्ड्स, मैं न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहा हूं। मैं एक रीजन में चार्ज कंसंट्रेशन को घटाना चाहता हूं। अरे हाँ है ना, मैं चार्ज कंसंट्रेशन को, तो आई एम मूविंग टुवर्ड्स अगेन न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहा हूं ना। तो वो क्या बोलेंगे, अब मेरे को तो न्यूट्रल होना है तो उसको पास बुलाएगा। समझ में आया? तो जब मैं अपोजिट चार्ज की केस बात करता हूं तो अपोजिट चार्ज न्यूट्रल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं। और सिमिलरली जो सेम चार्जेस होते हैं वो अगेन न्यूट्रलिटी की तरफ जाने के लिए, स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए रिपल्शन का फोर्स। समझे? ये है नेचर। नेचर को अपन को समझो तो भाई चल क्या रहा है। हमने बोल दिया अरे
रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, भाई नेचर बोलता है। नेचर में ऐसी चीज क्या है? नेचर में ऐसी चीज है स्टेबिलिटी। क्या है? हर बॉडी स्टेबल होना चाहती है, हर चीज यूनिवर्स में स्टेबल होना चाहती है, अपनी एनर्जी को मिनिमम करना चाहती है। समझ में आया? हाँ, एक हद तक होगी मतलब अगर ऐसे तो पॉजिटिव बढ़ रही है तो एक मतलब एक टाइम तक ही तो होगी, उसके बाद तो ऊपर जाएगी, निकल कर जाएगी। हाँ, तो कोई मैक्सिमम पॉइंट होता है? हद तक नहीं, मिनिमम ही। बेसिकली हमें बेसिकली हो क्या रहा है कि जब मैं पॉजिटिव नेगेटिव को लेकर आया तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है हमेशा, जितना पास लेकर आओगे उतना घटेगी। हाँ हाँ, नहीं बढ़ सकती, कितनी भी बढ़ सकती। हाँ, कोई इशू नहीं, देयर इज नो रेंज। जब तक वो न्यूट्रल नहीं होंगे तब तक बढ़ती रहेगी, बढ़ती। हाँ, निकल कैसे करती है अगर वो बढ़ती जा रही है? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि क्योंकि हम दोनों को पास लेकर आ रहे हैं, वो चाहती हैं पास लेकर ना आओ। क्यों? अगर मैं पास लेकर आऊंगा पॉजिटिव चार्ज को तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी घटने के लिए फोर्स लगाया, तो भाई दूर भाग तुम उससे। वो इनफाइनाइट पे जाएंगे तब जाके जीरो होगी, देखा जाए तो। समझ में आया? अभी हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे चार्जेस के केस में, वहां से हमको थोड़ा रिलेशन समझ में आएगा। टुवर्ड जीरो जाना चाहिए, दैट हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ नहीं, टुवर्ड जीरो जाएगा तब जाके स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी रीजन है, मेन रीजन है स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी इज अगेन कमिंग फ्रॉम न्यूट्रलिटी। हाँ, क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देखो जैसे थ्योरी दी जाती है कि फोर्स जब लगते हैं तो कुछ मटेरियल पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं, ठीक है? उतना ज्यादा हायर डिस्कशन में अभी नहीं कर रहा, ठीक है? सो देयर आर लार्ज थ्योरीज कि कुछ मटेरियल पार्टिकल्स एक्सचेंज होते हैं, पार्टिकल्स एक्सचेंज होने की वजह से फोर्स लगता है। फिलहाल वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स दैट, बट हाँ, मोटा मोटा अपन ने समझा कि फोर्स लगता क्यों है, पॉजिटिव का मतलब रिपल्सिव का और अट्रैक्शन का। ठीक, हाँ चीज है। अरे अभी तो रुक जाओ ना, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। लिखो, क्या लिख लेना, लिख लेना। अभी तो एटम पे ही पहुंचे, एटम को समझ रहे हैं, अभी लिखना है, बाद में लिखना है। देखो अपन ने पढ़ा क्या? अरे यार, ठीक, ले, अब ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब अगेन थोड़ा एटम के बारे में समझते हैं। इधर हाउ दिस न्यूक्लियस इज एग्जिस्टिंग, हाउ प्रोटॉन्स आर एग्जिस्टिंग इन द न्यूक्लियस, हाउ दीज आर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द अराउंड द न्यूक्लियस। पहली चीज मैं बोला, न्यूक्लियस में प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से और, तो मतलब ओवरऑल इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ओवरऑल इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स कितना लगता है, वी विल डिस्कस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डिस्कस करेंगे, ठीक है? पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में किसका फोर्स लगता है? तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स। और मेरे को पता है कि अगर मेरे को किसी बॉडी को घुमाना है एक सर्कल में किसी रफ्तार v से r रेडियस के सर्कल में, तो आई नीड अ सर्टेन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और जिसका अमाउंट होता है mv स्क्वायर ओवर r। ये आता नहीं है दिया कि अगर मेरे को किसी बॉडी को v रफ्तार के साथ r रेडियस के सर्कल में घुमाना है तो मेरे को mv स्क्वायर ओवर r देना, और वो फोर्स जब मैं ब्लॉक को स्ट्रिंग से बांधता हूं तो टेंशन दे देता है। इस केस में कौन देता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, एंड दैट इज प्रोवाइडिंग mv स्क्वायर ओवर r, बिकॉज ऑफ विच दीज आर मूविंग इन द सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस। इतना समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहा है? इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, दैट इज प्रोवाइडिंग, दिस फोर्स इज प्रोवाइडिंग mv स्क्वायर ओवर r, so that these are moving with a certain speed v and radius। अपन ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन शेल में घूमते हैं, तो तुमने कभी ये नहीं पूछा शेल में क्यों घूमते हैं? पूछा, बताया। अब अगेन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन बैठा हुआ है,
कौन बैठे हुए हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्जेस हैं, रिपेल करने पर बैठे हुए हैं शांति से अंदर। क्यों? इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है जो इससे बहुत ज्यादा है, जो इससे बहुत ज्यादा है। अब सिंपल सी चीज है कि दो प्रोटॉन प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक रिपल्शन का फोर्स लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ ना, क्योंकि वो दो पॉजिटिव चार्ज, वो दो। अब क्योंकि वो दोनों प्रोटॉन भी हैं, एक फोर्स और लग रहा है न्यूक्लियर अट्रैक्शन का, पर ये वाला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से ये दूर भाग नहीं पाते, इसीलिए दोनों साथ में बैठे हुए हैं अच्छे से आराम से मिलजुल कर। नहीं नहीं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन के बीच में लगता है, ये लगता है। प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 के बीच में ये फोर्स लगता है। that exist in our, this type of force, these type of force exist in our nature. Again मैं तुझसे बोला ना, बताया ना, फोर्स लगा रहे हैं वो बेसिकली। अगेन there are some theories जो इनको अरे शांत, there are some theories, लोग, बहुत सारे लोग अभी भी थ्योरी देते रहते हैं, उस पर डिस्कशन चलता रहता है कि ये फोर्स क्यों लगता है। ठीक है, बोला जाता है कि दो मासेस ग्रेविटोन नाम के पार्टिकल्स को एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से ये फोर्स लगता है। देयर लास्ट थ्योरी है। सिमिलरली यहाँ पर भी थ्योरीज दी जाती हैं जहां पर बोला जाता है कि फोर्स क्यों लग रहा है। थ्योरीज आर गोइंग ऑन, परफेक्टली किसी चीज पर अभी तक स्टिक नहीं किया गया, जो बोल दिया गया वी आर मानते हैं, क्योंकि बेसिकली बोला लग रहा है ये फोर्स। अब सब सारे लोग अभी अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है क्योंकि दो मासेस अपने आसपास ग्रेविटोन पार्टिकल्स के को एक्सचेंज करता है। कैसे एक्सचेंज करता है, ये सारी चीज थ्योरी में लिखी हुई है। क्यों एक्सचेंज करता है, कैसे एक्सचेंज करता है, एवरीथिंग इज रिटन देयर। समझ में आया? ठीक, तो हम हमेशा अभी तक फुली तरीके से नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट। और मेरे को नहीं लगता फुली हम कभी भी नेचर को एक्सप्लेन कर पाएंगे। समझ सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगेन नॉट गोइंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, बट हाँ क्या? प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाँ जी, हाँ सबसे ज्यादा ये फोर्स होता है, वी हैव एक्सपीरियंस्ड। वहां पर बाइंडिंग एनर्जी का डिस्कशन किया जाता है, वील स्टडी दैट, कि बाइंडिंग एनर्जी का डिस्कशन करेंगे अपन लोग। देयर इज सम रीजन ऑफ अनस्टेबिलिटी इन न्यूक्लियस जिसकी वजह से वो डिके होता है, विल स्टडी इन न्यूक्लियर। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन को परसिस्ट करके रख, दैट वुड बी क्लियर्ड इन न्यूक्लियर। क्यों होता है, विल डिस्कस दैट आल्सो। मैं सिंपल सी चीज है, विल ट्राई मोस्टली कि क्या कब क्यों कैसे का आंसर दिया जाए। ठीक है, जिस लेवल तक हो सकता है। क्लियर? हाँ, तो मैंने बोला कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन साथ में बैठे हुए होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लग रहा है, पर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसी वजह से साथी से बैठे हुए, और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाँ क्या? हाँ वो डोमिनेट करता है, यही तो बता रहा था। हाँ, ये जो फोर्स है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, दिस डोमिनेट्स। अब सिंपल सी चीज है ना, तू बोलेगा कि भाई मेरा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम क्यों पा रहा है, गिरता क्यों नहीं है, उस पर तो एमजी भी लग रहा है, इसका तो मास है ना, यहाँ पे तो ग्रेविटी भी है। भाई एमजी बहुत कम है, इसकी औकात बहुत कम है इसके कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है? कोई उसको नीचे खींच रहा है, पर उसको किसी ने पकड़ के रखा है, खींच ले जा, कहां लेके जाएगा? नहीं लेके जा पाएगा, ये बहुत ज्यादा है उससे। ठीक है, हाँ बोलो।
न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लगता है न्यूक्लियर का, लगता है क्या? क्या दोबारा बोलो? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उनको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनका मास है तो ग्रेविटेशन भी लगेगा। अरे यार, ऑल दीज फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच, ये सारे फोर्सेस इंडिपेंडेंटली लगते हैं एक दूसरे पर। ये चार्जेस की वजह से लगता है, ये मास की वजह से लगता है। दिस इज द फंडामेंटल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। समझ में आया? ये सारे अलग अलग फोर्स हैं। अगर ये नहीं लगा तो इसका मतलब ये नहीं है ये लगेगा। इसके लगने का एक रीजन है, चार्ज होगा तभी लगेगा। इसके लगने का रीजन है मास होगा तभी लगेगा। समझ में आया? इसके लगने का रीजन है प्रोटॉन 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 और न्यूट्रॉन होंगे तभी लगेगा। समझ में आया? क्लियर? एंटीमेटर पर डिस्कशन ले जाऊं अभी? इतना समझ में आ गया कि हाउ दिस एटम इज एग्जिस्टिंग इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस। क्लियर? अब थोड़ा समझते हैं। अपन ने बाउंडेड मोशन पढ़ा था ना? बाउंडेड मोशन, बाउंडेड मोशन का होता है किसी भी बॉडी की एनर्जी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकती है ना। इस पे डिस्कशन करते हैं और तब समझ में आएगा कि व्हाई वी ऑलवेज टॉक्स अबाउट कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने से करंट आया। प्रोटॉन के भी सकते मूव करने से हो सकता था, पर ऐसा नहीं हो रहा। देयर इज अ रीजन फॉर दैट। इसको मिटा दूं अभी? अब ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि किसी भी बॉडी की एनर्जी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। जीरो और पॉजिटिव का मतलब होता है दैट बॉडी इज फ्री, दैट बॉडी इज, समझ में आता है इतना? क्योंकि टोटल एनर्जी होती है क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस, है ना? टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। This can be there, this cannot be there, depending on the body is moving or not. अगर मूव नहीं कर रही तो जीरो होगी, मूव कर रही होगी तो नॉट जीरो होगी। हाँ है ना? ये तो मोशन के पे डिपेंड करती है। ये पोटेंशियल एनर्जी फोर्स की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है? अपन ने पढ़ रखा है पोटेंशियल एनर्जी हम कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन इसलिए करते हैं कि हम कुछ काम करते हैं किसी फील्ड, अपन ने पढ़ा ना दो तरह के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स। ये फील्ड फोर्स ही तो है, ये सारे फील्ड फोर्सेस ही थे। यूनिवर्स में फील्ड फोर्सेस ही एग्जिस्ट करते हैं फंडामेंटली। फील्ड फोर्सेस की वजह से कांटेक्ट आता है, कांटेक्ट की वजह से कांटेक्ट फोर्सेस लगते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस हमारे फील्ड फोर्सेस ही होते हैं। तो बेसिकली अगेन मास, चार्ज अपने आसपास अलग अलग दुनिया बनाते हैं। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की दुनिया बनाएगा, कोई ग्रेविटेशन वाले फोर्स की दुनिया बनाएगा। समझ में आया? तो बेसिकली होगा क्या कि पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा कि जब जब फोर्स लगता है तो कुछ काम करना पड़ता है उसको। अगर पोजीशन चेंज करनी है उसकी तो, अरे हाँ बोला था ना कि अगर मैं मास हूं तो अपने आसपास एक दुनिया बनाऊंगा हर, और उस दुनिया में कुछ ना कुछ एनर्जी सेटअप करता हूँ, एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी वहां पर होगी तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अगर मेरे को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उसको भेजना है, डिपेंड करता है, एनर्जी मिल भी सकती है और दे भी, डिपेंड करता है। उसी को बोलते हैं कि अगर पॉइंट अगर मेरे पास होगा तो उसके पास एक एनर्जी होगी जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। समझ में आया? तो अगेन पोटेंशियल एनर्जी फोर्स की वजह से लगती है। ये जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ये तो काइनेटिक एनर्जी तो कैन बी जीरो और पॉजिटिव। दिस एनर्जी कैन बी जीरो, पॉजिटिव और एनर्जी नेगेटिव इसी की वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। टोटल एनर्जी पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही हो सकती। अब मैं बोलूंगा टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव है, टोटल एनर्जी अगर, तो मैं बोल सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी इज, एंड इन मैग्नीट्यूड इट इज ग्रेटर देन, मतलब ये माइनस का 10 मान ले, इसको 2 मान ले। मैग्नीट्यूड में बोला ना 10, ये 2, ठीक। -10 + 2 कितने होगा? -8। ये मोशन कर रहा है,
इसके पास काइनेटिक एनर्जी है 2, मान लिया 2, पर पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है और निगेटिव भी है, ज्यादा है और निगेटिव इसलिए है दादा क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। किसका फोर्स लग रहा है? पॉजिटिव होती जब रिपल्शन का फोर्स लगता, किसका होता? ठीक, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी आई और वो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी से काफी ज्यादा है और नेगेटिव, तो टोटल इसकी एनर्जी क्या हो गई? तो इन जनरल किसी भी बाउंडेड बॉडी की जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती, समझ में आया? अब अगेन बाउंड ये भी है, अरे शांत, बाउंड ये भी है और बाउंड ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी है। अरे ध्यान दीजिए इस पर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर बाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दिस इज बाउंड अराउंड द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अरे हाँ है ना? तो एनर्जी नेगेटिव इसकी भी है और एनर्जी नेगेटिव इसकी भी है, पर एनर्जी ज्यादा किसकी नेगेटिव है? इसकी ज्यादा नेगेटिव है या फिर इसकी ज्यादा नेगेटिव है? These are bounded by strong nuclear force और उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव में, क्योंकि अट्रैक्शन का है, क्योंकि पहली चीज अट्रैक्शन का है नेगेटिव होगी और दूसरी चीज स्ट्रॉन्ग है तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी टोटल एनर्जी ज्यादा नेगेटिव, इसकी टोटल एनर्जी, इसकी बहुत ज्यादा टोटल नेगेटिव है, इसकी कम है थोड़ी, क्योंकि ये बहुत छोटा फोर्स है इसकी कंपैरिजन में। समझ में आया? हाँ है ना? तो ये मेरे को बता किसको निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को या फिर इलेक्ट्रॉन को? सिंपल सी है, इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियस एंड थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ऐसे लिख दे रहा EM फोर्स, एंड प्रोटॉन इज बाउंडेड इनसाइड न्यूक्लियस थ्रू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो मैं बोल सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाँ ना? एंड बोथ आर अट्रैक्टिंग हियर, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, इसकी ज्यादा नेगेटिव है इसकी, तो टोटल एनर्जी नेगेटिव किसकी ज्यादा है? हाँ, प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन हैज, यहां से डाल सकते हैं, प्रोटॉन हैज, शॉर्ट में लिख दूं ना, P हैज लार्जर नेगेटिव एनर्जी कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी चीज है, अगेन अरे शांति से, सिंपल सी चीज है कि प्रोटॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने में। अब ध्यान दीजिए, मैं निकालने का डिस्कशन कर क्यों रहा हूं, यहाँ पे तो देख लो क्यों कर रहा था मैं डिस्कशन, इसकी चर्चा करते हैं पहले। इतना तो मेरे को समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, प्रोटॉन को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सिंपल सी चीज है, देख, जब किसी बॉडी के पास एनर्जी आती है तो एनर्जी बनती तो नहीं है, ना ही डिस्ट्रॉय होती है, एनर्जी को केवल ट्रांसफर किया थ्रू सम मैकेनिज्म, थ्रू सम मैकेनिज्म या फिर थ्रू सम मीडिएटर। एक मीडिएटर एनर्जी को इधर से लेकर आके इसको दे देता है, यही करता है, हाँ ना? तो मेरे को अगर इस ब्लॉक को चलाना है, मेरे अंदर ऑलरेडी इंटरनल एनर्जी है, मैं एक मीडिएटर बन रहा हूं यहाँ पर, और मैं एज अ मीडिएटर अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर रहा हूं, जिसकी वजह से ये मूव कर रहा होगा, हाँ या ना? सिंपल
इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के केसेस में भी है। ध्यान दीजिए, ये बल्ब ग्लो किया, कुछ लाइट फेंका, लाइट इज अ एनर्जी, लाइट इज अ, ये फैन चला, ये पंखा घूमा, मोटर चला, अगेन इट हैज सम एनर्जी। एनर्जी कहां से आई? एनर्जी को कहीं से लाया गया होगा, एनर्जी को कहीं ना कहीं से लाया गया होगा, और वो लाने का माध्यम कौन है? यहां पर इसको चलाने का माध्यम मैं था, यहां पर इसको चलाने का माध्यम मैं नहीं हो सकता, चलाने का माध्यम चार्ज, चलाने का माध्यम मीडिएटर। कि चार्ज एनर्जी लेकर आएगा, इसको दे देगा, फिर वापस। सर्किट में यही तो होता है, सर्किट में यही होता है जी। ध्यान दीजिए, जगह कम पड़ रही है, इसको मिटो, लिख लिया गया है, इसको लिखो फटाफट, थोड़ा हम फिर चार्ज की चर्चा करेंगे। हाँ। बेसिकली चार्ज इज अ मीडिएटर जो एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, और वो चार्ज मीडिएटर इलेक्ट्रॉन क्यों होता है इसकी चर्चा हम यहां से करने वाले थे, कि why we say is that कि electron carries some current and because of current my bulb is glowing। समझा? बताएंगे। समझ में आ रही है चीजें? हाँ, अभी और भी समझ में आएंगी, डोंट वरी। चार्ज को देख, चार्ज जस्ट मास क्या होता है? हाँ, मैटर क्या है भाई? हाँ बोलो। हाँ, टू इनर्स, एक इनर्शियल मास को डिफाइन करती है, एक ग्रेविटेशनल मास को डिफाइन करती है। समझा? कि अगर मैं बॉडी बोला कि बॉडी इज देखो, यू नो वेरी, ठीक, हमको बहुत सारी चीजें होती हैं कि बतानी होती है एक सर्टेन लिमिटेशन तक, ठीक है? तो वो चीज होती है, मैंने मास्टर सर रखा है फिजिक्स में, मेरे को बहुत सारी चीजें पता है, आई कैन डिलीवर दैट आल्सो, पर वही है ना कि लास्ट वाली सीढ़ी पर नहीं चला सकता। बट अपन को करना क्या होता है, वी एज अ मेंटर वी हैव टू डेवलप इंटरेस्ट इन योर माइंड, ताकि आप चीजों को पढ़ते रहो, चीजें कभी खत्म नहीं होंगी। मैं ये नहीं बोलता कि मैं मैंने जितनी लो दैट इज सफिशिएंट, भाई मैंने बहुत ही कम नॉलेज ली है फिजिक्स, देखा जाए, ठीक, वी कैन डेवलप दैट। अपन को इंटरेस्ट जगते रहना चाहिए ताकि हम और नॉलेज गेन कर सके, और वो नॉलेज कभी खत्म नहीं होगी। तो मैंने बोला ना कि जैसे अपन ने इन फोर्सेस के बारे में पढ़ा, क्यों लगते हैं, नेचर में क्या एग्जिस्ट करता है, फोर्सेस किस वजह से आते हैं, देयर आर थ्योरीज, वी हैव टू अंडरस्टैंड। पर तुमको उस थ्योरी में भी बहुत सारे सवाल आएंगे, सवाल कभी खत्म नहीं होते, आंसर कभी खत्म नहीं होते, हर चीज का आंसर है, हर चीज का क्वेश्चन भी है, तो जितने आंसर ढूंढोगे उतने ज्यादा तुमको क्वेश्चंस मिलेंगे। इनर्शियल मास होता है F/m, ठीक, और ग्रेविटेशनल मास होता, सॉरी F/a, ठीक, ग्रेविटेशनल मास होता है mg/g, ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय g। हाँ, हर जगह g अलग अलग होता है देखा जाए तो। अब अगेन बहुत सारी चीजें, क्या इनर्शियल मास, हाँ हाँ मास कांस्टेंट होता है, we have defined in different ways, कि मैं अगर कुछ बॉडी पे फोर्स लगाता हूँ, उसका कुछ एक्सेलरेशन आता है, we can define mass कि m बराबर F/m, क्योंकि अपन ने न्यूटन ने बोला F बराबर dp/dt, वहां से हमने बोला मास कांस्टेंट है तो F बराबर m होगा, तो m बराबर F/a हो गया। समझ में आया? उसी तरह हमने बोला कि मैं फोर्स ना लगाकर ग्रेविटी लगा रहे, दैट एग्जिस्ट इन नेचर, तो उसके पास कुछ एक्सेलरेशन आएगा, F/g करोगे तो तुम्हारे पास मास होना है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, चार्ज के लिए देखो, अगेन अपन देखे तो
ये जो फोर्स लगता है ना न्यूक्लियर फोर्स, वो क्वार्क्स के बीच लगता है देखा जाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। क्वार्क्स भी बहुत तरीके के होते हैं। नहीं, क्वार्क्स, वाह, हाँ, अप डाउन चार्म स्ट्रिंग्स, बहुत तरह के क्वार्क्स होते हैं, सबका डिस्कशन आता है। इतना आ गया, आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, अभी तक का डिस्कशन यहां पर था कि जब मैं अपने ये इंस्ट्रूमेंट्स को चलाता हूं, ये मेरे को कुछ एनर्जी सप्लाई करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। पंखा चलेगा तो मेरे को कुछ एनर्जी मिलेगी थ्रू एयर, लाइट जलेगा तो मेरे को कुछ, बल्ब जलेगा तो वी आर रिसीविंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। तो बेसिकली हमने बोला सिंपल, देखो फिजिक्स में केवल यही हो रहा होता है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही होती है। अब बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर करने का कुछ ना कोई मीडियम होता है। सिंपल फिजिकली अगर मेरे को ब्लॉक को चलाना होगा तो आई एम एज अ मीडिएटर, बट अगर मेरे को किसी इसको एनर्जी देनी है तो वहां पर मीडिएटर हमारा चार्ज होता है। अब वो चार्ज के मूव अब थोड़ा और समझते हैं, ध्यान दीजिए। और चार्ज में भी इलेक्ट्रॉन की चर्चा क्यों करते हैं इसको भी समझेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सर्किट्स में होता क्या है, ध्यान दीजिए। मैंने बोला यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगाया, ये बैटरी है, ये वायर है, ये बैटरी है। बैटरी इज द स्टोरेज ऑफ एनर्जी दैट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फॉर्म, पता होगा, ठीक है। दिस इज स्टोरेज ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी मैंने कुछ स्टोर करके रखी हुई है। ये बल्ब है, बेसिकली मेरे को करना क्या है, इस बैटरी से इस बल्ब को एनर्जी देनी है, ताकि जब ये इसको दे दूंगा तो ये बल्ब ग्लो होगा। बल्ब ग्लो कैसे होता है, अंदर क्या चलता है, वो हम चर्चा करेंगे। बेसिकली इसके अंदर गैस वैस होती है, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होता है, सब चर्चा करेंगे बाद में। फिलहाल के लिए सबका प्रोसीजर अपन 12th में पढ़ेंगे, ठीक। मोस्टली सिंपल सी चीज है कि बेसिकली मेरे को यहां से एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो होगा क्या, यहाँ पर एक एनर्जी है, यहाँ पर एक एनर्जी है, एक मीडिएटर चाहिए यहाँ से यहाँ तक एनर्जी पहुंचाने वाला। मैं ऐसे फूंक मार के ऐसे हाथ से पहुंचा नहीं सकता, पहुंचा नहीं सकता। बेसिकली ये जो वायर है, वायर एक मीडियम है, वायर एक मीडियम है, केवल वायर कनेक्ट करके। अब वायर में ऐसी क्या चीज हो रही है उसको थोड़ा समझते हैं। बेसिकली हम बोलते हैं कि मीडियम जो होता है वो हमारा चार्ज होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ही डिस्कशन, क्योंकि अभी थोड़ा और समझ में आएगा, फिलहाल के लिए पूरा डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर क्या, चल मैं इलेक्ट्रॉन ही पकड़ता हूँ फिलहाल के लिए, या फिर चार्ज बोल दो इसको, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया, चल चार्ज बोलता हूँ, ताकि मैंने अभी बताया नहीं पूरा कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों मूव कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली होता क्या है, ये चार्ज बैटरी से एनर्जी लेकर जाता है, अमीर होकर जाता है, इसको एनर्जी देकर गरीब बन जाता है, फिर अमीर होकर जाता है, फिर एनर्जी देके फिर गरीब बन जाता है। तो बेसिकली हमारा जो चार्ज है वो एक मीडिएटर की तरह है। मैं अभी यही क्या, मेरे को अगर दिन भर काम करना होता है, एनर्जी सप्लाई करनी होती है, तो मैं चार्ज होता हूँ,